नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एनसीईआरटी एटलस के नए वीडियो में। इस वीडियो में अपन कक्षा 7th की ज्योग्राफी स्टार्ट करने जा रहे हैं और उस ज्योग्राफी का पहला चैप्टर पर्यावरण के बारे में अपन इस चैप्टर में पढ़ेंगे। पर्यावरण क्या है, पर्यावरण का क्या महत्व है अपन के जीवन में, पर्यावरण के घटक क्या है, पर्यावरण किस प्रकार मानव को प्रभावित करता है, किस प्रकार मानव पर्यावरण को प्रभावित कर रहा है, इस सब के बारे में अपन बहुत अच्छे से और ध्यान से पढ़ेंगे और आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। इसलिए पूरे कंसंट्रेशन के साथ पढ़ना। बहुत बेसिक जानकारी दे रखी है तो बहुत आसानी से आसान भाषा में मैं आपको समझाने का प्रयास करूँगी। तो जैसे इस चैप्टर की शुरुआत हुई है वैसे ही अपन भी इस चैप्टर की वैसे ही शुरुआत करते हैं कि पर्यावरण का मतलब क्या होता है। जब आप ये देख रहे हो कि आपने बहुत बार ये प्रश्न सुना होगा कि है ना, अपना पर्यावरण बदल रहा है। आपने भी सुना है, मैंने भी सुना है। तो पर्यावरण के बदलने का मतलब क्या है, तो अपन एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि आप अपने आसपास में, जब आप इतने बड़े हुए, आप क्लास 7th में पढ़ते हो या फिर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, आपने अपने आसपास होते हुए परिवर्तनों को देखा है कि पहले जैसे आप गांव में रहते हो तो गांव में बहुत सारी खुली जगह होती थी। अब उन जगहों की जगह बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी है। शहरों में देखते हैं तो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ लग रही है। जो थोड़े थोड़े खुले मैदान थे, खेलने की जगह थी, उनकी जगह बिल्डिंग्स बन रही है। गांवों में खेती की ज़मीनें कम होकर दूसरी प्रकार की ज़मीनें, उन ज़मीनों पे मकान वगैरह बन रहे हैं। तो इस प्रकार अपन परिवर्तन देखते आ रहे हैं। तो ये परिवर्तन किस में परिवर्तन हो रहा है, ये अपने आसपास के एरिया में परिवर्तन हो रहा है। तो वो ही ये पर्यावरण में हो रहा परिवर्तन अपन रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी हो रहे परिवर्तन के बारे में से समझ सकते हैं कि पर्यावरण में परिवर्तन हो रहा है। तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा कि पर्यावरण में किस प्रकार परिवर्तन। एक एग्जाम्पल अपन ये भी लेते हैं कि आपने अमेज़न जंगल के बारे में सुना होगा। दक्षिण अमेरिका का ये मैप है, ठीक है। दक्षिण अमेरिका के ये वाला जो ब्राज़ील से लेके बहुत बड़ा क्षेत्र अमेज़न जंगल से घिरा हुआ था। लेकिन वर्तमान में इन अमेज़न जंगल में बाहरी जो लोग हैं ना, उन्होंने एनक्रोचमेंट किया और उन जंगलों के अंदर अपने मतलब सड़कों का निर्माण कर दिया, रेल गाड़ी का निर्माण कर लिया। पहले अमेज़न जंगल में पहुंच बहुत कम थी, लेकिन वर्तमान में सड़कों के निर्माण के द्वारा या फिर रेल गाड़ी के निर्माण के द्वारा इनमें पहुंचना आसान हो गया। लेकिन वहाँ पर जो लोग रहते थे, जो इस पर्यावरण से जुड़े हुए थे, उनके लिए तो ये पर्यावरण में परिवर्तन बहुत बड़ा हुआ। क्योंकि जो लोग प्रकृति के ऊपर पूरी तरह निर्भर है, उनके लिए जो पहले कम से कम 57% के आसपास जो एरिया था ना, वो जंगलों से घिरा हुआ था। लेकिन जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ा, जंगलों में लोगों की पहुंच बढ़ी, सड़कों का निर्माण हुआ, तो इन जंगलों में रहने वाले लोगों के लिए इस आसपास के पर्यावरण में परिवर्तन देखने को मिला। उसी प्रकार आपके आसपास के पर्यावरण में भी बदलाव हो रहा है, तो ये बदलाव ही पर्यावरण में परिवर्तन कहलाता है। तो ठीक है, ये तो समझ में आ गया कि पर्यावरण में, आप बोल रहे हो पर्यावरण में परिवर्तन हो रहा है, तो पहले ये तो बताओ पर्यावरण होता क्या है। तो ये प्रश्न भी सही है कि पर्यावरण क्या होता है। अपन आसान भाषा में कहे कि आपके आसपास जो भी है ना, मेरे आसपास क्या है कि मैं आज एक स्टडी रूम में बैठी हूँ तो टेबल है, इधर एक वॉलपेपर लगा हुआ है, एक अलमीरा है, एक डेस्क रखी हुई है। तो ये सब मेरे आसपास का पर्यावरण हुआ। अब आप सोचो, आप जहाँ बैठे हो आपके आसपास क्या है। आप अगर गांव में हो तो आपके आसपास पेड़ पौधे दिख जाएंगे, आपको बड़े बड़े खेत दिख जाएंगे, घर दिख जाएंगे। तो ये सब आपके आसपास का पर्यावरण हुआ। आप स्कूल में बैठे हो तो आपके स्कूल का जो ब्लैक बोर्ड है, स्कूल बिल्डिंग है, डेस्क है, ये सब आपके आसपास का पर्यावरण हुआ। शहरों में रहने वाले लोगों के लिए आसपास का पर्यावरण क्या हुआ, इंडस्ट्रीज़ हुई, सड़कें हुई, गार्डन हुए, तो ये सब उनके आसपास का पर्यावरण। तो आपके आसपास जो भी चीज़ें हैं ना, वो आपका पर्यावरण है। आपके आसपास जो भी चीज़ें हैं ना, जो आपसे घिरी हुई है, वो आपका पर्यावरण कहलाए। मेरे आसपास जो घिरी हुई है वो मेरा पर्यावरण कहलाए। तो आपने ये चीज़ नोटिस की, आप
ये तो समझ में आ गया कि पर्यावरण क्या है कि हमारे चारों ओर जो कुछ भी है, वायु है, जल है, भूमि है, पौधे है, जानवर और मनुष्य, सब मिलकर पर्यावरण कहलाता है। और मनुष्य के द्वारा जो निर्मित रोड, सड़क, वो भी अपने पर्यावरण के अंदर ही सम्मिलित है। तो आपने ये देखा होगा कि जो मैंने बताया उसमें कुछ कुछ तो ऐसी चीज़ें हैं जो प्राकृतिक है। प्राकृतिक मतलब प्रकृति के द्वारा ही बनी हुई, जैसे जंगल देख लो, पेड़ पौधे देख लो, पहाड़ देख लो, अगर आपके पर्यावरण में पहाड़ शामिल है तो पहाड़ देख लो, नदियाँ देख लो। तो ये तो मैडम आपने बताया, तो ये तो सब प्राकृतिक स्रोत है कि भाई प्रकृति के द्वारा ही निर्मित है। लेकिन आपने पर्यावरण के अंदर उन घटकों को भी सम्मिलित किया जो प्रकृति के द्वारा नहीं बनाए कर मानव द्वारा बनाए गए। तो वो कौन कौन से स्रोत है? तो जैसे सड़कें तो प्रकृति ने नहीं बनाई, ये तो मानव के द्वारा बनाई गई है। बिल्डिंग्स है, भवन है, सड़कें है, भवन है, स्कूल्स है, गार्डन है, तो ये सब क्या हुआ? मानव निर्मित। तो पर्यावरण किस प्रकार बना? एक तो घटक है जो प्राकृतिक घटक हुए, जिसमें अपन ये सब पेड़ पौधे हैं, पहाड़ है, ये सब बात करते हैं। मतलब कि जैसे स्थल मंडल की बात करें, अगर नदियों की बात करें, समुद्रों की बात करें, तो वो जल वाला एरिया होगा, उसको जल मंडल बोलते हैं। जल के जितने भी स्रोत है, जैसे तालाब है, नदियाँ है, समुद्र है, ये सब क्या हुए? जल मंडल के स्रोत। ये भी प्राकृतिक पर्यावरण के अंदर गिने जाएंगे। स्थल मंडल पे जैसे कि पहाड़ है, जमीन है, जंगल है, ये सब स्थल मंडल के पार्ट हुए। उसी प्रकार ये सब वायु भी अपने पर्यावरण का पार्ट है। वायु जिससे अपन चारों ओर से घिरे हुए हैं, वो अपना वायुमंडल है, ये भी पर्यावरण का पार्ट है। तो अपन ने अब ये समझा कि सबसे पहले तो क्या समझा कि पर्यावरण होता क्या है। जो अपने आसपास का जो भी एरिया है वो पर्यावरण है। अब पर्यावरण में भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो प्राकृतिक है और कुछ ऐसी चीज़ें जो मानव निर्मित है। ठीक है, एक मिनट, ये देखो ये क्या हुआ? ये अपना पर्यावरण हुआ। तो ये इसमें अपन को है ना सब प्रकृति के द्वारा निर्मित चीज़ें, जैसे पेड़ पौधे है, ग्रीनरी है, सब वो क्या बोलते हैं उसको, पहाड़ है, जैसे हिमालय पर्वत है, ये पहाड़ है, तो ये भी प्रकृति द्वारा। तो क्या हो? सबसे पहले तो पर्यावरण क्या होता है, ठीक है। अब पर्यावरण के भी घटक है, क्या है? तो एक तो होता है प्राकृतिक पर्यावरण जो प्रकृति के द्वारा बनाया गया, एक है मानव निर्मित। अब प्रकृति में क्या है? कोई भी जैसे पर्वत है, पहाड़ है, पठार है, नदियाँ है, ये सब प्राकृतिक हुए। अब मानव निर्मित भी तो कुछ है, सड़कें हैं, भवन है, ये सब मानव निर्मित हुए। अब पर्यावरण के दो घटक तो ये हो गए। एक खुद हुआ स्वयं मानव। सब मानव की उपस्थिति के कारण भी मानव भी एक पर्यावरण का पार्ट हुआ। जैसे आपके आसपास के लोग, तो वो आपके पर्यावरण में भी सम्मिलित हुए। लोग भी पर्यावरण के अंदर सम्मिलित होते, तो आपके आसपास के लोग भी आपके पर्यावरण में सम्मिलित हुए। जैसे कि आप एक ऐसी कम्युनिटी में रहते हो, जैसे कि आपका धर्म ले लो, तो आपके धर्म के लोग आपके आसपास रहते हैं, आपसे जुड़े हुए, तो वो भी एक पर्यावरण का हिस्सा हुए। एक कम्युनिटी ले लो, एक ग्रुप ले लो, या फिर एक समुदाय वगैरह, ये सब भी पर्यावरण के घटक हुए। तो कौन कौन से पर्यावरण के घटक हुए? एक तो प्राकृतिक हुए, जो प्रकृति के द्वारा ही निर्मित है। अगर उनको शॉर्ट में बोले तो स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल और जैव मंडल, ये तो क्या हुए? प्राकृतिक पर्यावरण। एक हुआ मानव निर्मित, जैसे कि भवन है, सड़कें हैं, बिल्डिंग्स है, ये सब मानव निर्मित हुए। और फिर पर्यावरण का तीसरा पार्ट जो स्वयं मानव है, और मानव के होने से वो दूसरी चीज़, जैसे धर्म की बात कर लो, दूसरी कम्युनिटी, समुदाय, शिक्षा, ये सब क्या हुई? ये मानव को केंद्र में रख के जो चीज़ें बनी, तो वो मानव भी एक पर्यावरण का महत्वपूर्ण घटक हुआ। अब आगे बढ़ते हैं। ये देखो मैंने बताया प्राकृतिक भूमि है, जल है, वायु है, सूर्य का प्रकाश है, पशु पेड़ पौधे वगैरह। अब प्राकृतिक में भी है ना, एक आता है जैव, एक आता है अजैव। जैव में कौन कौन आएगा? जिसके अंदर जीव है, मतलब जो चल फिर सकता है, जिसकी ग्रोथ हो रही है, तो वो तो हुए जैव। जैव में कौन आएगा? पशु पक्षी, पेड़ पौधे, ये सब किस में आएंगे? जैव के अंदर आएंगे। अजैव के अंदर कौन आएगा? भूमि है, जल है, वायु है, ये सब अजैव घटक है पर्यावरण के। प्राकृतिक को भी बाद में
डिवाइड कर रखा है जैव और अजैव। अब दूसरा हुआ मानव निर्मित। मानव निर्मित में क्या आएगा, इमारतें हैं, सड़कें हैं, मशीनें हैं, पुल है, गाड़ियाँ, ये सब मानव निर्मित के अंदर आएंगे। सामाजिक, जो मानव को केंद्र में, मानव समाज के केंद्र में होता है, तो मानव समाज फिर है परिवार है, मित्र है, विद्यालय है, समुदाय है, संस्कृति है। तो आपको ये समझना है कि पर्यावरण, आप अपने आप को केंद्र में रखो, फिर आपके आसपास में जो चीज़ें हैं ना, उसके आधार पर आपका पर्यावरण बनता है। अब आसपास में सब चीज़ें तो समान नहीं है, कुछ तो है प्राकृतिक चीज़ें और कुछ है मानव निर्मित चीज़ें, और फिर तीसरा स्वयं मानव, जिससे समुदाय बनता है। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा, मैंने बहुत आसान भाषा में समझाने की कोशिश की है, आई थिंक समझ में आया होगा। फिर अब आगे बढ़ते हैं। अब जब अपन ने प्राकृतिक पर्यावरण के बारे में पढ़ा ना, तो प्राकृतिक पर्यावरण में मैंने आपको स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल, अब इसके नाम तो बता दिए, लेकिन मैं आपको है ना शॉर्ट में इनका मतलब भी बता देती हूँ, जो प्राकृतिक पर्यावरण के पार्ट है। सबसे पहले तो आता है स्थल मंडल। स्थल मंडल क्या जगह जहाँ पर मानव रहता है, जो ये प्रॉपर्टी है ना, ऊपर वाली प्रॉपर्टी, जहाँ पर भू प्रॉपर्टी, जहाँ मानव रहता है, जीव जंतु रहते हैं, सब कुछ, सब अपनी जो सारी क्रियाएं होती है ना, वो स्थल मंडल पे की जाती है। ठीक है, तो स्थल मंडल मतलब कि जहाँ पर अपन रह रहे हैं, वो स्थल मंडल। इन शॉर्ट में आपको यही समझना है कि पृथ्वी की जो सबसे ऊपरी परत होती है ना, वो स्थल मंडल कहलाती है, जिसमें सब मानवीय क्रियाएं की जाती है, तो वो स्थल मंडल है। ठीक है, जिसमें पहाड़ पर्वत वो सब शामिल होते हैं, वो स्थल मंडल का पार्ट है। दूसरा है जल मंडल। जल मंडल का मतलब समझना है, ये आपको जल वाला जो आगे वाला शब्द है ना, उसको ध्यान में रख के, जल के जितने भी स्रोत है ना, जैसे तालाब है, नदियाँ है, समुद्र है, सागर है, इन सबको जल मंडल के अंदर गिना जाएगा। और जल मंडल के बाद आता है वायुमंडल। वायुमंडल अपन है ना बहुत सारी गैसों से घिरे हुए, और गैसें पृथ्वी को क्यों घेरे हुए, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। तो अपने चारों ओर वायु के घिरे हुए आवरण को, मतलब बहुत सारी गैसें और इस आवरण से अपन घिरे हुए, तो इस घिरे हुए आवरण को ही क्या बोलते हैं, वायुमंडल बोलते हैं। अब चौथा है जैव मंडल। जैव मंडल वह जगह है जहाँ पर ये तीनों मंडल, ये जैसे ये वाला, ये वाला, ये वाला, तीनों मंडल मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं, तो वो वाला एरिया क्या हो गया, जैव मंडल। ठीक है, ये प्राकृतिक के बारे में बात होगी। अब आपको ये समझना है कि है ना, आपने एक वर्ड सुना होगा, एक मिनट, ये तो संबंध के बारे में बात की हुई, लेकिन एक वर्ड जो इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट दे रखा है, वो है, इंपॉर्टेंट जो शब्द दे रखा है वो है पारितंत्र। क्या, पारितंत्र। अब पारितंत्र को आपको आसान भाषा में ये समझना है कि जैसे कि है ना, जो मानव होता है ना, मानव या फिर कोई भी जीव जंतु, जैसे कि आप है ना एक मछली का एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, मछली कहाँ पर रहती है, एक तालाब में रहती है। ठीक है, तालाब में रहती है। तो मछली तालाब में क्यों रहती है, क्योंकि वो तालाब में ही सर्वाइव कर सकती है, मतलब पानी के अंदर ही सर्वाइव कर सकती है, तो वो पानी के ऊपर निर्भर है। मछली पानी के ऊपर निर्भर है, क्योंकि जैसे तालाब से बाहर निकालेंगे वो मर जाएगी। और तालाब के अंदर जो पेड़ पौधे हैं या फिर वो जो इसके पोषण के लिए आवश्यक है, वो उनके ऊपर भी निर्भर है। ठीक है, जैसे कि हाँ, आप मछली का एग्जाम्पल लेते, फिर मानव का भी एग्जाम्पल लेंगे। तो तालाब के अंदर जो भी घटक है, जैसे खाने के लिए चीज़ें हैं, पानी है, इन सब के ऊपर मछली निर्भर है। तालाब के सर्वाइवल के लिए, मतलब अगर तालाब को जीवित, तालाब की जीवन तभी माना जाएगा जब मछलियाँ उसके अंदर है। ठीक है, तो मछली तालाब के ऊपर निर्भर है, तालाब मछली के ऊपर। तो ये एक है ना, जो पर्यावरण और मतलब पर्यावरण और मछली दोनों के बीच में अन्य क्रिया हो रही है, तो वो एक अपने आप में एक पारितंत्र बन गया। क्या बन गया, पारितंत्र। तो एक हो गया तालाब का पारितंत्र, मतलब कि अपन अपना एग्जाम्पल लेते, अपन अपने आसपास के पर्यावरण से प्रभावित होते हैं, और अपन खुद पर्यावरण को भी प्रभावित करते हैं अपनी गतिविधियों से, जिससे भी अपन अपनी गतिविधियों से, जिससे भी अपन अपने पर्यावरण को भी प्रभावित करते हैं और पर्यावरण से भी प्रभावित होते हैं। जैसे कि समुद्र के किनारे रहने वाले लोग समुद्रों के ऊपर निर्भर है, समुद्र की गतिविधियों से वो मानव भी प्रभावित हो रहे हैं। जैसे कि चक्रवात आ गए तो ऑब्वियसली मानव भी प्रभावित हो रहा है, और मानवीय गतिविधियों से वो भी
समुद्र भी प्रभावित हो रहा है, तो दोनों एक दूसरे के ऊपर निर्भर भी है और एक दूसरे से प्रभावित भी हो रहे हैं। तो एक पारितंत्र का निर्माण होता है। मानव अपने पर्यावरण के ऊपर, पर्यावरण मानव के रूप ऊपर निर्भर होकर एक पारितंत्र का, एक ऐसी चीज़ का निर्माण करते हैं, मतलब कि एक ऐसे तंत्र का निर्माण करते हैं जो पारितंत्र कहलाता है। उनके ऊपर निर्भरता एक पारितंत्र का निर्माण करती है। बिना निर्भरता के लिए नहीं, अब अपने आसपास के पर्यावरण के ऊपर वो निर्भर रहेगा, आसपास का पर्यावरण उनकी गतिविधियों से प्रभावित होगा, तो एक पारितंत्र का निर्माण होता है, एक तंत्र का निर्माण होता है, उसी को पारितंत्र कहा जाता है। ठीक है, अब आई थिंक आपको पारितंत्र समझ में आया होगा। पारितंत्र के बाद आपको एक ये चीज़ भी समझनी है कि है ना, अपना पर्यावरण अब परिवर्तित हो रहा है। अब परिवर्तित क्यों हो रहा है? आपने ये सुना है, मतलब कि क्लाइमेट चेंज के बारे में तो बहुत डिस्कशन होता है, हर रोज़ न्यूज़पेपर में कोई न कोई खबर आती ही रहती है। मैं आपको एक कहानी के बारे में द्वारा समझाने का प्रयास करती हूँ। पहले जब मानव था ना, वो मानव पूरी तरह प्रकृति के ऊपर निर्भर था, जैसे कि अपने खाने के लिए भी, अपने वस्त्रों के लिए भी, अपनी सभी ज़रूरतों के लिए प्रकृति के ऊपर निर्भर था। और वो प्रकृति के बारे में उनकी इतनी समझ भी नहीं थी, तो प्रकृति के द्वारा जो प्राकृतिक चीज़ों से और प्राकृतिक गतिविधियों के बारे में वो समझता भी नहीं था, तो वो उनकी गतिविधियों से डरता भी था। जैसे कि पहले ना सूर्य के बारे में ज्ञान नहीं था, तो सूर्य को देवता समझ लिया जाता था, उसकी पूजा की जाती थी और उसी के ऊपर निर्भरता से जीवन चलता था। जंगलों में मानव रहता था और वो एक संतुलन के साथ चलते थे कि भाई ख़त्म हो जाएंगे तो फिर कहाँ जाएंगे, तो वो काटते थे फिर लगाते थे, पेड़ काटा लगाया, पेड़ काटा लगाया। धीरे धीरे क्या हुआ, मानव की प्रकृति के संबंध में समझ बढ़ी, प्राकृतिक प्रकोपों से लड़ने की मानव में हिम्मत आई, विज्ञान का विकास हुआ, उन्होंने प्रकृति को बेहतर तरीके से समझा, तो मानव का हस्तक्षेप प्रकृति के अंदर बढ़ गया। अब मानव प्रकृति का अंधाधुंध उपयोग करने लग गया, पेड़ों की कटाई अंधाधुंध तरीके से होने लगी। जंगल जो मैंने आपको बताया, अमेज़न जंगल जो बहुत बड़े क्षेत्र में फैले हुए थे, वो आज बहुत कम क्षेत्र में फैले हुए हैं। तो उससे उस तंत्र के ऊपर निर्भर रहने वाले लोग भी प्रभावित हुए और प्राकृतिक पर्यावरण भी प्रभावित हुआ। तो पहले प्रकृति और मानव एक दूसरे के साथ ऐसे संबंधित थे और एक दूसरे के ऊपर निर्भर भी थे और संबंधित थे। लेकिन जैसे जैसे मानव ने प्रकृति को समझा, वो प्रकृति में अत्यधिक हस्तक्षेप करने लगा। अपन जैसे गाँवों में मैंने एग्जाम्पल बताया, पहले गाँवों में बड़े बड़े जंगल, खुली जगह अपन को आसानी से देखने को मिल जाती थी। अब गाँवों में भी वो जगह नहीं देखने को मिल रही, क्योंकि मानवीय गतिविधियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, मानव का हस्तक्षेप बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, मानव की ज़रूरतें बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। पहले मानव छोटे से घर में, जैसे कि आपके घर में 4 मेंबर रहते, 4 मेंबर एक झोपड़ी बना के भी रहे, अब 4 मेंबर के लिए बहुत बड़ी बिल्डिंग बनाई जाएगी, अलग अलग प्रकार की, जैसे घर के अंदर भी एसी लगाई जाएगी, एसी के बिना तो काम भी नहीं चलेगा, हर रूम में फैन, वेंटिलेशन, अलग अलग प्रकार की लाइट्स वगैरह। तो मानव की ज़रूरतें अब जो जीविका निर्वाह के लिए ज़रूरत होती है उससे बहुत ज़्यादा अधिक बढ़ चुकी है। तो इससे मानव का हस्तक्षेप प्रकृति के अंदर बढ़ा और प्रकृति के अंदर हस्तक्षेप बढ़ने के कारण अपना आसपास का पर्यावरण बदल रहा है। आप खुद भी नोटिस करोगे कि 10 साल पहले जो आपके आसपास का पर्यावरण था और 10 साल के बाद आज का पर्यावरण आप कंपैरिजन करोगे तो उसमें ड्रास्टिक परिवर्तन आया है। और उस परिवर्तन का कारण मानव की ज़रूरतें बढ़ गई है, मानव को और अधिक, जैसे कि लैंड जनसंख्या बढ़ रही है, तो जो पहले जंगल से घिरा हुआ जगह थी, उस जंगल पे अब इंडस्ट्रीज बन रही है, बिल्डिंगें बन रही है, घर बन रहे हैं। तो इससे क्या, मानव की ज़रूरतें बढ़ रही है। तो मानव जो क्षेत्र पहले प्रकृति के लिए और यानी जंगल वगैरह से घिरा हुआ था, अब मानवीय हस्तक्षेप उसमें बढ़ गया। तो इसी कारण से पर्यावरण परिवर्तन हो रहा है। अब पर्यावरण परिवर्तन, ऐसा तो नहीं कि पर्यावरण में परिवर्तन करते जाएंगे और पर्यावरण की प्रतिक्रिया कुछ नहीं होगी, ये तो संभव नहीं है। अगर अपन किसी को एक थप्पड़ मारेंगे तो कोई खाके तो जाने वाला नहीं, वापस तो देगा ही। तो जैसे जैसे प्रकृति में परिवर्तन, तो प्रकृति का प्रकोप भी, मतलब प्रकृति के जो नेगेटिव इम्पैक्ट है प्रकृति, वो अपन को दिखा रही है। जैसे कि
टेम्परेचर बढ़ रहा है, जो चक्रवात की, भूकंप की, ज्वालामुखी की जो ये गतिविधियाँ हैं ना, वो आकस्मिक तरीके से अपन को ज़्यादा देखने को मिलती है। टेम्परेचर बहुत अधिक बढ़ गया है, समुद्र का जो लेवल है वो बढ़ने लग गया है। तो इससे मानव का जीवन भी प्रभावित हो रहा है। अपन देखते हैं कि जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात आते हैं, जो भारतीय तटों को टकराते हैं, तो इसकी जो आवृत्ति है ना, वो वर्तमान समय में बहुत अधिक बढ़ी हुई दिखाई देती है। टेम्परेचर आपने गर्मी में कभी नोटिस किया होगा कि पहले की तुलना में वर्तमान टेम्परेचर का जो एवरेज टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा अधिक बढ़ गया है। इसका कारण क्या है? मानवीय गतिविधियाँ बढ़ गई है, बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज बहुत ज़्यादा लग गई है, धुआं निकल रहा है, उसके व्हीकल आज हर घर में गाड़ी है, कोई जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसका इस्तेमाल करना ही नहीं चाहता है। और बहुत मतलब कि हर जगह छोटे डिस्टेंस के लिए पहले तो पैदल यात्रा को प्रिविलेज दिए जाते थे, लेकिन अब क्या है, गाड़ी में जाएंगे, छोटी सी दूरी तय करनी है तो गाड़ी में जाएंगे, वो भी प्राइवेट व्हीकल से जाएंगे। तो इससे क्या प्रदूषण बढ़ा है। प्रदूषण बढ़ने से प्रकृति का जो संतुलन बिगड़ गया है, जो मानव और प्रकृति के मध्य जो संतुलन था ना, वो बिगड़ गया है। इसके कारण मानव प्रकृति को प्रभावित कर रहा है, प्रकृति मानव को प्रभावित कर रही है। इससे क्या है, वो संतुलन बिगड़ गया है। अब जरूरी ये है कि संतुलन को बनाए रखना क्यों जरूरी है? अगर अपन मानव हस्तक्षेप बहुत ज़्यादा करेंगे तो ये जो क्या बोलते हैं, जो विनाशक गतिविधियाँ है ना, जैसे चक्रवात की, टेम्परेचर की, भूकंप की, ये गतिविधियाँ बढ़ेगी तो मानवीय जीवन प्रभावित होगा। तो इसीलिए प्रकृति से बेहतर संबंध बनाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उसके लिए अपन को क्या करना पड़ेगा? अपन है ना अपने डेली जीवन में भी बहुत सारा परिवर्तन करके प्रकृति में महत्वपूर्ण योगदान कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अपन साथ में मतलब बहुत बड़ा ही अपन को बहुत बड़े स्तर पर करने की आवश्यकता बहुत बड़े स्तर पर करने की ज़रूरत है, लेकिन ये नहीं है कि अपन अपने स्तर से भी शुरुआत करके कर सकते हैं। जैसे कि अपन की लाइफ स्टाइल चेंज करके, जैसे इंडिया ने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया है जो क्या है, लाइफ स्टाइल अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंट, मतलब पर्यावरण के अनुरूप जीवन शैली। अपन जो लाइटें खुली छोड़ देते हैं, प्लास्टिक का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं, तो प्लास्टिक लाइट्स वगैरह, इससे क्या है अपनी प्रकृति प्रभावित हो रही है। तो अपन अपनी लाइफस्टाइल चेंज करके अपनी ज़रूरतों को थोड़ा सा कम करके, क्योंकि ज़रूरतें बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, ज़रूरत से भी ज़्यादा ज़रूरतें बढ़ गई है, इसलिए अगर अपनी ज़रूरतें थोड़ी बहुत कम करके, अपनी जीवन शैली में थोड़ा परिवर्तन करके, पेड़ लगा के, जैसे कि कोई सूखा क्षेत्र है तो वहाँ पर ऐसी फसलें उगाना जो कम वाटर की डिमांड करती है, तो ऐसी चीज़ें अपना कर भी अपन प्रकृति में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। टेम्परेचर को कम करने में, मतलब टेम्परेचर को कम करने के लिए तो वैश्विक स्तर का योगदान बहुत ज़रूरी है, लेकिन अगर अपन अपने स्तर पर भी प्रयास करें तो बहुत ज़्यादा परिवर्तन लाया जा सकता है। इसलिए प्रकृति के अंदर संतुलन बनाए रखने के लिए प्रयास करना आवश्यक है। धन्यवाद।